हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए भाई, केमिस्ट्री क्लास शुरू करते हैं। ये क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है, हिंदी मीडियम की, जिसमें आप जो है यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। साथ में अगर आप किसी अन्य अदर बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। जो भी टॉपिक आपके मान लीजिए यूपी बोर्ड से हट के आपका टॉपिक होगा, उसका वीडियो हम बाद में बना देंगे। तो चलिए, ये हमारा जो लेसन चल रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है। ये मान के चलिए, इस लेसन से आपके बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा। हमेशा हर बार जो है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। और थोड़ा से भी अगर आप ध्यान देते हैं तो एक भी नंबर आपका इसमें छूटने नहीं पाएगा। सारे क्वेश्चन जो है इजीली आसानी से कर ले जाओगे। तो ये हमारा जो लेसन है, ये यूपी बोर्ड का 5वां लेसन है, उपसह संयोजी यौगिक। ये जो है 5वां लेसन है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पिछले लेक्चर्स में जो चर्चा किए थे कि ये संयोजी बंध जो सिद्धांत होता है, तो इस सिद्धांत को जो है अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अपने अनुसार बताया है। तो पिछले लेक्चर्स में हमने जो है वर्नर का सिद्धांत क्या था, सबसे पहला सिद्धांत वर्नर ने दिया था, तो वर्नर के सिद्धांत के बारे में हमने व्याख्या किए थे। आज इस लेक्चर्स में हम जो है संयोजी बंध सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या बीबीटी के नाम से पूछा जाता है। एक चीज जाने रहिएगा, तीन थ्योरी में से दो एकाध तो हमेशा हर बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो ये इसका सेकंड है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बीबीटी का सिद्धांत जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज इसके बारे में हम जो है ये बीबीटी का सिद्धांत क्या है इसको डिटेल से जानने वाले हैं, और साथ में जो है इसके अनुप्रयोग क्या है इसको भी इस लेक्चर्स में ही जानने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक अवश्य कर दिया करिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं कि ये बीबीटी का सिद्धांत क्या है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता क्या है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें संयोजी बंध सिद्धांत यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे बीबीटी का सिद्धांत भी कहा जाता है, तो ये बीबीटी का सिद्धांत है क्या, इसको दिया किसने? तो एक बात हमेशा याद रखना, ये जो बीबीटी का सिद्धांत है, संयोजी बंध का सिद्धांत है, यह सिद्धांत का प्रतिपादन जो है सन 1930 ईस्वी में, किस ईस्वी में? 1930 ईस्वी में जो है लिनियस पॉलिंग ने किया था। किसने किया था? लिनियस पॉलिंग ने किया था। एक साइंटिस्ट थे लिनियस पॉलिंग, इन्होंने 1930 में जो है बीबीटी का सिद्धांत मतलब संयोजी बंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब इस सिद्धांत में एक बात खास है कि जो उपसह संयोजी यौगिक है, कौन यौगिक है? जो उपसह संयोजी यौगिक है, तो उपसह संयोजी यौगिकों की संरचना की व्याख्या, यानी उपसह संयोजी यौगिक जो होते हैं इनकी जो संरचनाएं हैं, इनकी संरचना की व्याख्या जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कौन होते हैं भाई? जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर आउटर सेल्स आते हैं, तो आउटर सेल्स जो होता है हमारा, उसे हम संयोजी कोष बोलते हैं, और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं उन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद आउटर सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और वो संयोजी कोष कहलाता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स तथा संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन को आप जानते होंगे, आपने 11th में पढ़ा होगा। तो संकरण तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर उपसह संयोजी यौगिकों की संरचना की व्याख्या जो है किसने किया था? पॉलिंग ने जो है किया था, लिनियस पॉलिंग ने जो है किया था। अब उन्होंने इसकी व्याख्या जो है निम्नलिखित बिंदुओं पर की है। तो कौन कौन से बिंदु हैं? ये हमारे पास 7 पॉइंट है। इसी 7 बिंदुओं के आधार पर जो है उन बीबीटी सिद्धांत के बारे में बताया है। तो ये 7 बातें कौन सी है, आप थोड़ा से अभी ध्यान दोगे तो अभी याद हो जाएगा। चलिए हमारे साथ आप याद कर लीजिए। तो इसमें सबसे पहला इन्होंने कहा भाई, आप एक चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हो, उपसह संयोजी यौगिक पढ़ रहे हो। तो उपसह संयोजी यौगिक कौन बनाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं। कौन बनाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं। मतलब सारा ताम झाम जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स पर ही डिपेंड करेगा। इस बात को ध्यान रखना, आप इसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहली बात इन्होंने ये कहा कि केंद्रीय धातु परमाणु अपनी समन्वय संख्या। केंद्रीय धातु परमाणु कौन होता है भाई? के उपसह संयोजी यौगिकों में आप जानते हैं, जैसे लिखा हो K4 FaCl का होल 6। अगर इसमें आप बात करें केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, तो आप जानते हैं Fe जो है केंद्रीय धातु परमाणु होता है, यानी सेंट्रल मेटल एटम जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। तो कहा गया है कि केंद्रीय धातु परमाणु अपनी समन्वय संख्या के बराबर
खाली संकरित कक्षक उपलब्ध कराता है जो लिगेंड के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। यानी जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है उतना खाली संकरित कक्षक उपलब्ध कराता है जो लिगेंड के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। वही खाली कक्षक जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु अपने में खाली कक्षक उपलब्ध कराएगा जिससे लिगेंड जो है उनके साथ जो है संकरण की प्रक्रिया करते हैं और उसी में जो है उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। उपसहसंयोजी बंध बनाने में संकरित कक्षक लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण किया जाता है। यानी जब उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं तो बनाने में एक चीज ध्यान रखना, जो हमारा लिगेंड्स होता है वो लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु को देता है। ऐसा नहीं है कि दोनों बराबर का शेयर करते हो या इधर उधर लेते हो, नहीं, केवल लिगेंड्स जो होता है, जैसे यहाँ पे Cn जो है लिगेंड्स है तो Fe को जो है ये इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा पेयर जो है Fe को देता है। समझ में आई बात कि नहीं? देखो पहली बात तो केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है इस लिगेंड के लिए अपनी समन्वय संख्या के बराबर, समन्वय संख्या क्या है भाई, जितने जो है लिगेंड्स लगे होते हैं इनकी जितनी संख्या होती है वही समन्वय संख्या होती है। तो केंद्रीय धातु परमाणु अपनी समन्वय संख्या के बराबर जो है संकरित कक्षक यानी खाली रिक्त ऑर्बिटल्स जो है उपलब्ध कराते हैं, खाली कक्षक उपलब्ध कराते हैं और यही खाली कक्षक जो है लिगेंड जो है इनके साथ उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। ठीक, और उपसहसंयोजी बंध बनाने में जो हमारे संकरित कक्षक होते हैं वो लिगेंडों द्वारा जो है युग्म इलेक्ट्रॉन युग्म जो है लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है और हमारा डी ऑर्बिटल्स जो होता है केंद्रीय धातु परमाणु का जो रिक्त ऑर्बिटल्स होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। बात समझ में आई कि नहीं? नहीं समझ में आया भाई? के पहली बात तो ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त ऑर्बिटल खाली करेगा और जितना खाली करेगा उतना ही ये हमारा लिगेंड जो है इनके साथ उपसहसंयोजी बंध बनाएंगे और उपसहसंयोजी बंध बनाने में ये हमारा जो लिगेंड्स होता है ये इनको जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है संकरण के लिए देता है। यानी हमारा लिगेंड जो है केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। समझ में आ गई बात? ये पहली बात होगी। दूसरी बात ये कहा गया कि केंद्रीय धातु परमाणु N-1D। अब आप जानिए जो केंद्रीय धातु परमाणु हमारा होता है, जैसे मान लीजिए Fe है तो Fe की अगर हम आउटर शेल्स की बात करें तो हमारा 3D6 4s2 4p0 4d0 यानी कुल मिला के क्या लिखा है N-1 मतलब ये 3d हो जाएगा, फिर ns फिर ये हमारा n4s हो जाएगा, फिर np 4p हो जाएगा और nd यानी 4d हो जाएगा। यानी कक्षकों का उपयोग संकरण में कर सकते हैं। यानी जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो N-1D को ns इसको np और या nd कक्षकों का उपयोग जो है संकरण में कर सकता है। समझ में आई बात कि नहीं? तथा विभिन्न संकरणों के कारण ज्यामिति समतली वर्गाकार चतुष्फलकीय अष्टफलकीय आदि हो सकते हैं। अब भाई इसमें जिस तरीके से ये अपने ऑर्बिटल्स को यूज करता है उसी अनुसार इनका जो है संकरण जो है अलग अलग हो सकता है। कैसे हो सकता है भाई? इसकी ज्यामिति समतली वर्गाकार भी हो सकती है, चतुष्फलकीय भी हो सकता है और अष्टफलकीय भी हो सकता है। समझ में आई बात? दूसरी बात समझ में आ गया होगा कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है N-1D या NS NP या ND के कक्षक जो है संकरण में उपयोग कर सकता है और इन्हीं कक्षकों के कारण इसकी जो ज्यामिति होती है वो समतली वर्गाकार चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय आदि प्रकार की हो सकती है। दूसरी बात समझ में आ गई होगी। अब तीसरी बात देख लीजिए, संयोजी कोष में उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बंध बनाने में भाग नहीं लेता। देखो इन्होंने कहा कि जो हमारा संयोजी कोष होता है, भाई संयोजी कोष कहाँ होगा भाई? डी ब्लॉक का जो आउटर कोष होगा वो संयोजी कोष होगा। तो संयोजी कोष में अगर मान लो किसी में एक इलेक्ट्रॉन स्थित है, कितना इलेक्ट्रॉन स्थित है? एक इलेक्ट्रॉन स्थित है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो वह संयोजन क्रिया में जो है बंध बनाने में भाग नहीं लेगा। ये इनकी अगली बात हो। और इनके अगला जो पॉइंट है कि यदि जटिल अणु या आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लीजिए हमारा जो केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं
भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी प्रकृति अनचुंबकीय होती है। भाई जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन प्रक्रिया हुआ यानी उपसंयोजी यौगिक बना हुआ है, अगर उपसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, बनने के बाद अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो हमारा जो यौगिक होगा वो कैसा होगा, वो अनचुंबकीय होते हैं। यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो अनचुंबकीय होता है, और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो प्रतिचुंबकीय होता है। कहने का मतलब ये जो हमारा यौगिक बना है, अगर इसमें हमारे Fe के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो अनचुंबकीय होगा, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ये प्रतिचुंबकीय होते हैं। समझ में आ गई बात? ये हमारा अगला हो गया। इसके बाद जो इन्होंने अगली बात बताई कि प्रबल लिगेंड जैसे Cl है, नेगेटिव चार्ज CO है, ये प्रबल लिगेंड गिने जाते हैं। कौन प्रबल लिगेंड? देखो प्रबल और दुर्बल के बारे में डिटेल जानकारी किसी बुक में नहीं मिलेगी आपको, बस केवल जहां कह दिया जाए प्रबल है उन्हीं को आप जान लो प्रबल है। ठीक, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, नहीं ढूंढते फिरोगे प्रबल पर कौन कौन सा है, बस जो आपके बुक में लिखा मिल जाए प्रबल उसी को आप जानिएगा, क्योंकि प्रबल और दुर्बल के बारे में कोई क्राइटेरिया निर्धारित नहीं किया गया। तो यहाँ प्रबल लिगेंड जैसे Cn के बारे में बताया गया है, CO के बारे में बताया गया है, और भी होते हैं। तो जो प्रबल लिगेंड होते हैं आदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों को हुंड के नियम विपरीत युग्मित करते हैं। जो भी प्रबल लिगेंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं यानी केंद्रीय धातु परमाणु हमारा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों को ये हुंड के नियम के विपरीत जो है युग्मित करते हैं। यानी हुंड का नियम कहता है पहले एक एक चैम्बर में एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए, अगर बचता है तो फिर वामावर्त दिशा में यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन किया जाता है। लेकिन नहीं, ये जो प्रबल लिगेंड होते हैं ये क्या करते हैं, ये शुरू से दो दो इलेक्ट्रॉन भरवाते हैं और फिर चैम्बर खाली हो जाता है। प्रबल लिगेंड जो होते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होता है, इसमें हुंड के नियम के विपरीत युग्मित करते हैं। ठीक, अगला पॉइंट इन्होंने जो बताया है कि अंतःकक्षक तथा बाह्य कक्षक जटिल यौगिक। देखो इसी में आपको देखने को दो प्रकार के यौगिक आपको देखने को मिलेंगे, एक अंतःकक्षक जटिल यौगिक और एक बाह्य कक्षक जटिल यौगिक। अंतःकक्षक और बाह्य कक्षक जटिल यौगिक क्या होते हैं इसके बारे में आपको इसमें जानना है, ये एग्जाम में खूब पूछा गया है। अंतःकक्षक और बाह्य कक्षक जटिल यौगिक होते क्या है, तो ध्यान समझिएगा। जटिल यौगिकों के निर्माण में जब हम के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे होते हैं, जटिल यौगिक बना रहे होते हैं, तो निर्माण में केंद्रीय धातु परमाणु के पास यानी जो हमारा केंद्रीय धातु डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाला जो एलिमेंट्स रहता है, केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है उनके पास संकरण के लिए सामान्यतः भाई उसके पास बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे n-1d होता है, फिर ns होता है, np होता है तथा nd कक्षक उपलब्ध रहते हैं। भाई केंद्रीय धातु परमाणु के पास हमारे n-1d, ns, np, nd कक्षक जो है हाइब्रिडाइजेशन के लिए संकरण के लिए उपलब्ध रहते हैं। आओ भाई आओ, इसमें जो है हाइब्रिडाइजेशन प्रक्रिया करो। ठीक, तो यदि संकरण में अंतःकोश n-nd कक्षक, देखो एक बात ध्यान रखना, संकरण में दो ही कोश ज्यादातर आपके इन्वॉल्व होंगे, एक तो अंदर वाला n-1d कोश इन्वॉल्व होगा और या तो फिर बाहर वाला n-nd कोश। भाई इसमें आप देख रहे हैं d-nd ये बाहर वाला हो गया और भीतर में कौन है n-1d ये है। अरे n-1 मतलब एक कम होगा, अगर ये मान लीजिए चौथा है तो 4d यहाँ होगा तो ये 3d होगा, तो 3d मतलब अंदर वाला हुआ और 4d मतलब बाहर वाला हुआ। तो अगर अंदर n-1d उपकोष जो है कक्षक जो है संकरण में उपयोग हो रहा है, भाई भीतर वाला कक्षक d का हाइब्रिडाइजेशन में अंदर वाला n-1d वाला अगर मान लीजिए उपयोग हो रहा है तो जो यौगिक हमारा तैयार होगा वो अंतः जटिल यौगिक कहलाते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स यौगिक को अंतः जटिल यौगिक कहलाते हैं। n-1d उपकोष अगर हाइब्रिडाइजेशन में या संकरण में उपयोग हो रहा है तो उसे अंतः कक्षक जटिल यौगिक कहते हैं। समझ में आ गई बात? बस इसी का अपोजिट कर लीजिए। इसके विपरीत यदि संकरण में बाह्यतम कोष मतलब n वाला बाहर वाला कोष n-d कोष कक्षक भाग ले रहा हो, n-d कक्षक भाग ले रहा हो, तो ऐसे यौगिक को बाह्य कक्षक संकर यौगिक कहते हैं, यानी बाह्य कक्षक यौगिक कहा जाता है। समझ में आ गई बात? अंतः कक्षक यौगिक और बाह्य कक्षक यौगिक क्या है, एग्जाम में खूब नंबर लगा के पूछा गया है। भाई अगर n-1d उपकोष अगर हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहा है केंद्रीय धातु परमाणु का तो अंतः कक्षक यौगिक कहलाएगा। अगर nd उपकोष
बाहर वाला एनडी कोष उपकोष जो है भाग ले रहा है, तो ये बाह्य कक्षक जटिल यौगिक कहलाता है। समझ में आ गई बात? चलो अगला देख लेते हैं। अगला पॉइंट इन्होंने कहा कि प्रबल लिगेंडों की उपस्थिति में समानता न्यून चक्रण तथा दुर्बल लिगेंडों की उपस्थिति में उच्च चक्रण यौगिक बनाते हैं। यानी अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, प्रबल लिगेंड होगा, तो जो हमारा डी ऑर्बिटल्स होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उनको समेट देगा और समेट करके उसी में खाली कर लेगा। तो n-d मतलब ये भीतर वाला कक्षक जो है इन्वॉल्व कराएगा हाइब्रिडाइजेशन में। अगर हमारा दुर्बल लिगेंड होगा तो भीतर वाला n-1d कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उनका उपयोग नहीं कर पाएगा, तो इसकी मजबूरी होगी बाहर वाला nd कक्षक जो है उपयोग कराते हैं। तो अगर मान लीजिए n-d अंदर वाले के कोष को जो है उपयोग कराता है, प्रबल लिगेंड लगा हुआ है, तो उसे न्यून चक्रण यौगिक कहा जाएगा। और अगर मान लीजिए दुर्बल लिगेंड लगा है, यही जो लिगेंड लगा है Cn यहाँ पे जो लगा है ये हमारा दुर्बल है, तो दुर्बल लिगेंड अगर लगा होगा तो बाहर वाला कक्षक उपयोग कराएगा, और जब बाहर वाला कक्षक उपयोग कराएगा तो वो हमारा उच्च चक्रण यौगिक कहलाएंगे। उच्च चक्रण यौगिक और न्यून चक्रण यौगिक। न्यून चक्रण में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा होगा तो अंदर वाले डी को समेट देगा और खाली करा के उसी में जो है हाइब्रिडाइजेशन करेगा n-1d उपकोष में, तो न्यून चक्रण होगा। और जब nd उपकोष यानी बाहर वाले कक्षक को यूज करेगा कब, जब दुर्बल लिगेंड लगा होगा, तो हमारा उच्च चक्रण यौगिक बनाते हैं। तो ये तो थे आपके बीबीटी का सिद्धांत। देखो एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में आपको खूब पूछा जाता है कि बीबीटी का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है, यानी किसकी व्याख्या करता है। तो एक चीज ध्यान रखना, जो उपसात संयोजी यौगिक होते हैं, यानी हमारा उपसात संयोजी यौगिक होता है, तो उपसात संयोजी यौगिकों की ज्यामिति की व्याख्या, किसकी ज्यामिति यानी संरचना, इसकी संरचना कैसे बन रही है, ज्यामिति की व्याख्या जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन्स और संकरण के आधार पर जो है समझाने का प्रयास किया गया है, समझाया गया है। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये इसके 7 पॉइंट्स हैं। 7 पॉइंट्स आपके समझ में आ गए होंगे। इसको 1-2 बार उंगलियों पे करके आप पढ़िएगा, आराम से हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन कई बनते हैं, एक तो अंतःकक्षक तथा बाह्य कक्षक जटिल यौगिक क्या होते हैं, ये भी एग्जाम में खूब नंबर लगा के पूछे गए। तो उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बारे में एक एग्जाम्पल लेकर के हम अगले लेक्चर्स में आपको डिटेल से अंतःकक्षक बाह्य कक्षक कैसे बन रहा है, इसके बारे में डिटेल जानकारी हम आपको अगले लेक्चर्स में देंगे। अब ये बीबीटी का सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। अब बीबीटी के सिद्धांत की सीमाएं क्या है, इन्होंने किस बात की व्याख्या नहीं कर पाए, इसके बारे में हम जान लेते हैं। क्योंकि जब भी बीबीटी का सिद्धांत दिया जाएगा तो इसके सीमाओं के बारे में ही पूछा जाएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें ये जो बीबीटी का सिद्धांत था, इसके सिद्धांत में क्या कमियां थी, इनकी क्या सीमाएं हैं, तो इनके सीमाएं कई हैं। इन जो मेन है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। भाई जो मेन है, इसमें से अगर 2-4 आप याद रखते हो या विकल्प में पूछा जाता है तो आराम से कर ले जाओगे। पहली सीमाएं इनकी क्या है कि इस सिद्धांत में बहुत सी परिकल्पनाएं हैं जो त्रुटिपूर्ण है। यानी जो बीबीटी का सिद्धांत है इसमें बहुत सारी ऐसी बातें इन्होंने बताया है जिसके बारे में आज भी कोई स्पष्ट क्लियर जानकारी नहीं हो पाती, सिर्फ बातें ही इनकी है। यानी परिकल्पनाएं त्रुटिपूर्ण जो है साबित होती हैं, जिसका पूरी कंप्लीट जानकारी जो है नहीं दे पाते। ठीक। और दूसरी बात यह है कि पदार्थ के चुंबकीय गुणों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। यानी ये चुंबकीय गुणों के बारे में अगर ठीक से जानकारी देखा जाए तो ये नहीं दे पाए हैं, केवल 2 ही बात बता पाए हैं, प्रतचुंबकीय और ये अनचुंबकीय। और इसके बारे में और ज्यादा स्पष्ट नहीं बता पाए कि काहे को ये प्रतचुंबकीय होते हैं, काहे को अनचुंबकीय होते हैं, और साथ में जो है और क्यों नहीं होते हैं। भाई चुंबकीय गुणों में और भी चुंबकीय मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती है, तो ये केवल 2 ही के बारे में बता पाए हैं और इसके बारे में जानकारी नहीं दे पाते। और अगला है संकुल यौगिकों के स्पेक्ट्रमी गुणों की व्याख्या, यानी जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जो स्पेक्ट्रमी गुण प्रॉपर्टीज होती है, इसके बारे में जानकारी जो है ये नहीं दे पाए हैं। यानी बीबीटी के सिद्धांत के आधार पर नहीं किया जा सकता है। अगला है इस सिद्धांत के आधार पर अंतः एवं बाह्य कक्षक संकर यौगिक क्यों होते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि अंतःकक्षक संकर यौगिक बनाते हैं, बाह्य कक्षक संकर यौगिक बनाते हैं, तो काहे को बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, अंतः क्यों बनाते हैं, बाह्य क्यों बनाते हैं, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी इनके पास नहीं है।
अगला है कुछ यौगिक सक्रिय तथा कुछ यौगिक अक्रिय होते हैं। कुछ को कह रहे हो ये बड़ा एक्टिव होता है, ये भीतर वाले में इन्वॉल्व होता है, कुछ कह रहे हो ये एक्टिव नहीं होते हैं, ये बाहर वाला डी इन्वॉल्व होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में इनके पास जानकारी नहीं है। अगला है दुर्बल एवं प्रबल लिगेंड के मध्य अंतर नहीं किया जा सकता, यानी बहुत सारे लिगेंड्स हैं, कुछ को कह रहे हो ये प्रबल है, कुछ को कह रहे हो दुर्बल है। तो अब इनमें क्या क्राइटेरिया है भाई कि इनको प्रबल कह रहे हो और दुर्बल कह रहे हो, तो इनके बारे में ऐसी भी कोई जानकारी नहीं है कि ये काहे को प्रबल कहा गया, काहे को दुर्बल लिगेंड्स बोला गया, ये भी स्पष्ट नहीं है। अगला है यह संकुल यौगिकों के रंग की व्याख्या नहीं करता है, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो ये रंगीन क्यों है और काहे को रंगीन नहीं है, इसके बारे में इनके पास कोई जानकारी नहीं है। देखिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अपना अलग अलग सिद्धांत दिया है, तो किसी ने कुछ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दिया है, किसी ने किसी का व्याख्या किया है, किसी ने किसका व्याख्या किया है। तो इन्होंने जो है इस संरचना के बारे में व्याख्या करने की, यानी इस संरचना को जो है मैनेज करने का प्रयास किया था और इसकी संरचना बताने का प्रयास किया था। तो इनमें इतनी सारी कमियां हैं, इन कमियों को दूर करने के लिए अगला जो सिद्धांत है हमारा, उस सिद्धांत में जो है इनके रंग की व्याख्या और इनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या या और जो इनके प्रॉपर्टीज हैं, जो इनमें कमियां हैं, इन कमियों को देखो। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे बर्नर ने बताया, तो बर्नर में जो कमियां थी तो इन्होंने बीबीटी के सिद्धांत संयोजी बंध सिद्धांत में कमियों को कुछ दूर किया गया। अब इसमें जो बहुत सारी कमियां हैं इसको अगले सिद्धांत में दूर किया गया है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको बीबीटी का सिद्धांत संयोजी बंध सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट करते हैं जिससे पता चलता है किस प्रकार से मुझे और कितना जो है इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। मेरी कमियों को आप बताइएगा, इसमें जहां तक हो सकेगा मेरा जो प्रयास होगा मैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास करूंगा। तो इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में।